सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। आदाब, मैं मोहम्मद नोमान। इस्तकबाल है आपका डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश जानकारी से कामयाबी तक में। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम पहुंचाते हैं आप तक वो जानकारी जो आपकी तरक्की और कामयाबी के लिए है ज़रूरी। आज की इस पेशकश में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है स्टार्टअप इंडिया मुहिम। जी हाँ, इंडस्ट्रीज़, कंपनियाँ, कारोबार किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में अहम रोल अदा करते हैं। हमारे मुल्क में नौजवानों के पास अपना कारोबार शुरू करने के लिए करोड़ों आइडियाज़ हैं और इन्हीं आइडियाज़ को और उनके कुछ कर गुजरने के जज्बे को रफ्तार देने के लिए और एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सन 2016 में लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, जिसके तहत नया कारोबार शुरू करने वालों को कई तरह की सहूलियात दी जाती हैं। आखिर क्या है स्टार्टअप, कैसे नए आइडियाज़ वाले लोग, नया कारोबार शुरू करने वाले लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसमें आगे क्या कुछ किया जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस पेशकश में बातचीत होगी। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्पन्न दुबे साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं जनाब मनोज जैन साहब। आप दोनों देखा जाए तो अगर हम कहें स्टार्टअप कोच भी हैं, आइडियल एंटरप्रेन्योर भी हैं और इसके साथ साथ हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर उत्पन्न से मैं जानना चाहूँगा कि जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, क्या है स्टार्टअप्स, किस तरह नए आइडियाज़ को रखने वाले लोग, कुछ कर गुजरने का जिनके पास जज्बा है वो लोग इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल आपका। क्या है स्टार्टअप, क्यों है स्टार्टअप और किस लिए है स्टार्टअप, मेरा क्या फ़ायदा है इससे। जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हम अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं। उस वक्त हम एक यंगस्टर हैं या फिर हम एक प्रोफेशनल हैं या फिर हम एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं। स्टार्टअप की कोई एज नहीं है स्टार्ट करने की। स्टार्टअप शुरू करने का मतलब है कि आज मेरे दिमाग में, जहन में एक आइडिया आया है और मैं इस आइडिया को साकार करूंगा, इस आइडिया को एक शेप दूंगा, इस आइडिया को अपने फ्यूचर इनकम के लिए या अपने परिवार की इनकम के लिए इसको एज अ बिज़नेस इस्टेब्लिश करूंगा, इससे व्यापार करूंगा, जिससे ना कि अकेले मेरे परिवार की इनकम बढ़ेगी बल्कि मैं कंट्रीब्यूटर बनूंगा अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए, लोकल इकॉनमी के लिए और अपने देश में भी एक भारी भांति कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो पर्पस स्टार्टअप का यही था कि हमारे देश की जिस तरह की हमारी आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से हमारे देश के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम सब चाहते हैं कि हम लोग उस रिसोर्सेज को और हमारी आबादी जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट कंज्यूमर है उसको हम कैसे केटर कर सकें। केटर से मतलब है कि हम उसको कैसे उसके तक उनकी वो सुविधाएं पहुंचा सकें या फिर उन सुविधाओं के माध्यम से हमारे जो कंज्यूमर है उस सर्विस का कैसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्टअप का मतलब और सूक्ष्म रूप से उसका मूल परिणाम है कि मुझे अपने लिए कुछ ऐसा शुरुआत करनी है जिससे मेरी तो इनकम बढ़ेगी, साथ में मैं सोसाइटी के लिए और देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकूं। बहुत खूब। और इसी सवाल के साथ मैं मनोज जैन साहब के पास भी जाना चाहूँगा। सर, अगर इसको हम पॉलिसी लेवल पर समझने की कोशिश करें, कितनी अहम पॉलिसी हो जाती है एक तरफ नया कारोबार शुरू करने वालों के नज़रिए से और एक तरफ देश में रोज़गार के नए मौके पैदा करने के नज़रिए से। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया का जो उद्देश्य था वो था स्टार्टअप के लिए एक ऐसी ज़मीन तैयार करना जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं, उनके मन में कोई विचार है, कोई कुछ करने की इच्छा है, तो उसको कैसे प्लेटफॉर्म पे लाएं। कई बार ऐसा आता है कि अच्छे विचार आते हैं, मेरे को ये कुछ काम करना है, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाता ड्यू टू द
कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फंड्स कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं कैसे करूं, किस तरीके से करूं, तो उस विचार को लेकर स्टार्टअप इंडिया 2016 में जैसे आपने बताया कि शुरू किया गया है। और इसके अंदर जो पर्पस था वो हमारा यही था कि हम उसके अंदर उन जो युवक हैं उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपने विचारों को पूरी तरह से साकार रूप दे सकें, अपने सपने को साकार कर सकें। तो इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा कि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटी, वो क्रिएटर्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स हमारी कंट्री की जो ग्रोथ इंजन है उसको डेवलप करेंगे। और इसके अंदर उनके पास जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ है, बेसिकली स्टार्टअप के अंदर जो ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि नए इनोवेटिव आइडियाज़ आए, नए विचार सामने आए, जिससे कि वो अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। और उनको जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पूरी तरह से बूस्टिंग कर रही है थ्रू द फंड्स। उनको डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसके प्रोवाइड करने से उनको एक बूस्टिंग मिल रही है जो स्टार्टअप्स हैं, हमारे जो यूथ्स हैं। और जैसे बताया डॉक्टर साहब ने भी कि ये ज़रूरी नहीं कि यूथ्स ही है, यूथ्स को मेजॉरिटी ऑफ द यूथ्स हैं, लेकिन हमारे पास उनके अलावा भी जिसके पास भी नया विचार है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, यूथ्स भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे विचार के साथ हम आए और उसको ग्राउंड पर रियलिटी में उसको लेकर चलें हम। तो इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट और हमारी जो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो वो काफ़ी एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बूस्टिंग रहेगा। और अभी तक हम देखें तो जो हमारे स्टार्टअप्स हैं टिल डेट 2016 के बाद में लगभग 1.5 लाख से ऊपर हमारे नए स्टार्टअप्स हो चुके हैं और उसके अंदर लगभग मोर देन 5 लाख के लगभग जॉब्स भी उसमें क्रिएट हो चुकी हैं और 40,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है। और काफ़ी बड़े लेवल पे जो बड़ी कंपनियां जाएं वो भी पूरी सपोर्ट करती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट और सीड फंडिंग, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो उससे काफ़ी अच्छा इसको बूस्टिंग मिली है जो स्टार्टअप इंडिया का जो कॉन्सेप्ट को लेकर जिसको गवर्नमेंट शुरुआत किए थे इस प्रोग्राम। आपने शुरुआत की बात की और शुरुआत से ही इसको एक बार फिर हम समझने की कोशिश करेंगे उत्पन्न सर से कि जब हम शुरुआत की बात करते हैं क्या एक आइडिया के साथ ही स्टार्टअप शुरू हो जाता है या उसके बाद की स्टेजेस से हम कहेंगे कि वो स्टार्टअप को हम मानते हैं? जी उत्पन्न जी। स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि एक आइडिया आ गया और हमारा बिजनेस शुरू हो गया। स्टार्टअप का मतलब है कि हमने हमारे मन में एक आइडिया आया जिसको हम बोलते हैं विचार आया। अब हम उस विचार को कोशिश करते हैं कि हम उस विचार पे गहन चिंतन करें, उसको डेवलप करें। तो बेसिकली स्टार्टअप को मैंने अपने लेवल पे एक 5 स्टेजेस में डेवलप कर रखा है, जिसको मैं बोलता हूँ विचार पहला स्टेज। दूसरी स्टेज में हम उसको बोलते हैं आकार, जब उसको हम उस आइडिया को एक शेप में लेके आते हैं, एक कॉन्क्रीट फॉर्म में लेके आते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तो उसका नाम होता है आकार। थर्ड स्टेज होती है साकार, जब हमारा एक आइडिया विचार के रूप में और आकार में आ जाता है तो उसको हम साकार करते हैं। साकार का मतलब है यहाँ पे हम उसको लेजिटिमेट करते हैं, उसको हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, अपने आइडिया को पेटेंट करते हैं, उसके लिए हम फंडिंग का सोर्सिंग अप्लाई करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड, हम उसको साकार करने की कोशिश करते हैं, हम उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जब ये तीनों स्टेज पूरी हो जाती हैं तो हमें बोलते हैं कि प्री मार्केट टेस्टिंग, कि हमने एक अपना आइडिया स्टोर कर लिया, हमने एक अपना प्रोडक्ट प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया, अब हम उसको मार्केट में लेके जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं बाज़ार। तो फर्स्ट स्टेज हो गया विचार, सेकंड स्टेज हो गया आकार, तीसरा स्टेज हो गया साकार और चौथा स्टेज हो गया बाज़ार। बाज़ार मतलब है कि हमने अपने आइडिया को लेकर के या अपना एक स्मॉलर फॉर्म ऑफ बिजनेस वर्जन को लेकर के बाज़ार में गए और टेस्ट किया, यानी मार्केट रिसर्च भी इसको हम मार्केट रिसर्च किया, अपने कॉम्पिटिशन्स को पहचाना, अपने कॉम्पिटिशन को पहचानने के बाद उनको कॉम्पिटिशन से कैसे जूझना है उनको देखा, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो कंपटीशन आपको मिलेगा और जितना तगड़ा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा आपका विचार और आपका जो बिजनेस आइडिया है वो उतना सक्सेसफुल होगा। तो ये तो कंपटीशन की आपने बात की, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम स्टार्टअप्स को मजबूती देने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने कुछ ना कुछ परेशानियां, दुश्वारियां, हर्डल्स उनके सामने आती हैं। किस तरह की हर्डल्स होती हैं, किस तरह की दुश्वारियां होती हैं, मैं मनोज जी से जानना चाहूँगा कि अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं किस तरह की परेशानियाँ उनके सामने आती हैं। और सवाल से पहले मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए इसी सवाल पर अब मनोज जी के पास चलते हैं। जी मनोज जैन साहब, जैसा आपने बताया कि जो स्टार्टअप है
अब हमारे पास कोई भी विचार आता है, उसको विचार को हमने साकार रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए हमने उस पर काम शुरू करना है। और जो सबसे पहली जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे पास फंडिंग की। हम फंडिंग कैसे करें, किस तरीके से करें, कहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि अगर हमने देखने में आया कि जैसे कई बार जो स्टार्टअप जो लॉन्चर है वो अपना प्रपोजल को लेकर किसी भी बैंक में जाता है या कहीं पर जाता है, तो उसको दिक्कत आती है कि फंड्स नहीं है या उसको कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए। अब उसको सिक्योरिटी नहीं होगी उसके पास तो ही विल बी एबल, तो उसका जो आइडिया है वो शुरू में ही किल हो जाता है। तो इसी पर्पज़ को, इसी बात को देखते हुए जो शुरू किया गया है गवर्नमेंट ने, जो इंसेंटिव्स है वो जैसे कि सीड फंडिंग, उसके अंदर उसको शुरुआत की है कि सीड फंडिंग में एक ऐसी फंडिंग है जिसमें कि सीड मीन्स बीज, हम बीज को बोने का काम करते हैं, तो उसके विचारों को बोया जाने के लिए, तो उसके लिए सीड फंडिंग बहुत एक ग्रांट की तरह से काम करता है, एक फंड के रूप में मिलता है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आजकल, जैसे पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती थी, और डॉक्यूमेंटेशन में पेपर लेस इसको काफ़ी हद तक किया गया है, और ताकि जो जिसके मन में विचार आया है वो अपने विचार को सीधा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है startupindia.gov.in उस पर जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कराने के बाद में उसको जो डिफरेंट है उसके अंदर स्टेप्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बड़े इजी तरीके से उसके अंदर कर सकता है। उसको जैसे रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, पंजीकरण हो गया, सबसे पहले उसने अपनी कंपनी क्रिएट की। इसमें जो स्टार्टअप है वो अपना कंपनी क्रिएट करके या पार्टनरशिप फर्म को यूज करके या अपना LLP क्रिएट करके उसके अंदर वो काम रजिस्ट्रेशन करा लेता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT जो सर्टिफिकेट है उसको वो प्राप्त करता है। उसके बाद में उसको जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके लिए, और स्टेप्स को पूरा करने के बाद में उसको एक रिकग्निशन मिल जाता है। रिकग्निशन मिलने के बाद में वो अपना आगे के जो फर्दर स्टेप्स हैं वो उसको प्रोसीड करता है, और तब सीड इंडिया जो फंड है उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ताकि उसको एक फंडिंग, स्टार्टिंग फंडिंग जो है वो उसको अवेलेबल हो जाती है और वो अपना काम उससे शुरुआत कर सकता है। मनोज जी, आपने अपनी बातचीत के आगाज़ में डॉक्यूमेंटेशन की बात कही और रजिस्ट्रेशन का भी आपने जिक्र किया। रजिस्ट्रेशन के लिए किन तरह के किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है एक स्टार्टअप के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो जो आपकी एंटिटी है, जो आपकी फर्म है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म इसमें हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप इसमें हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, तो उसके अंदर उनको डॉक्यूमेंटेशन को जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, आप अपनी एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसमें पैन नंबर, आधार नंबर, उसके हु आर द ऑनर्स या उसके अंदर कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उनकी पूरी डिटेल्स उसमें वो सारी की सारी मतलब अपलोड होती है। और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का जो रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जा रही हैं तो आप उसमें CA की हेल्प ले सकते हैं। और बाकी अभी जो है इस समय जो पोर्टल है इसमें इतना ज़्यादा ईजीनेस उसको कर दिया गया है, ईजी कर दिया गया है कि एक जो बेसिक नॉलेज है उसके अंदर भी आप जाकर उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अदरवाइज आप CA की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अब कम्बरसम प्रोसेस उतना नहीं रहा है जितना पहले होता था। अब बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस में इसको हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो सबके लिए लाजमी होता है। अगर कोई कंपनी हमारे मुल्क में कायम होती है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन है। आज हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। उत्पन्न जी, क्या कंपनी के रजिस्ट्रेशन में और स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन में कुछ फ़र्क है? कहीं स्टार्टअप्स के लिए आसानियाँ दी गई हैं या फिर वही तरीका है जो कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है? देखिए, रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो हमने आइडिया है उसको हमने एक लीगलाइज फॉर्म में रजिस्टर कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसमें काफ़ी भागीदारी हेल्प करती है हमको, जो कि हम अपने CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू हम उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वंस वी हैव ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, हम जब अपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, हमारी कंपनी एक लीगल एंटिटी बन जाती है। विद दोज आइडेंटिटी हम जाते हैं स्टार्टअप के पोर्टल पे, और जब हम उसको पोर्टल पे जाने के बाद अपने उस डिटेल्स को भरते हैं, अपने पैन नंबर को, अपने CA नंबर, UN नंबर को, CIN नंबर को भरते हैं, तो उस बेसिस पे हमको स्टार्टअप इंडिया में एक रजिस्ट्रेशन मिलता है जिसके बेनिफिट्स अलग हैं। तो वो क्या है सर बेनिफिट्स? मैं चाहूंगा उस पर भी रोशनी डालें। हाँ, तो बेनिफिट्स में क्या होता है कि जब आप अपने स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपना आइडिया को वहाँ शेयर करते हैं, तो वो आपको एक अपना सर्टिफिकेट अलॉट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, विच इज़ कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट। उसके बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलता है कि 10 साल तक आपको इनकम टैक्स पे रिलीफ मिलती है। आपको बेसिकली अपने 3 साल तक आपको कोई टैक्स फाइल नहीं करना होता। और इन सब बेनिफिट्स के अलावा आपको जो भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं जहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करना होता है।
अगर आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टेंडर के अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि हमें किसी बिड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें भी आपको स्टार्टअप्स के लिए अलग से मेंशन किया होता है बिड डॉक्यूमेंट के अंदर कि आपको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी मिलती है उनको। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि जो मार्केट में कंपटीशन है L1 बिडर का और L2 बिडर का, उसमें भी आप बिना किसी धनराशि के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली मार्केट में रेटिंग और बिडिंग करना तो कॉमन, सबके लिए कॉमन है कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप का रेट अलग से आएंगे और एक एस्टैब्लिश कंपनी के रेट अलग से आएंगे, लेकिन हाँ उसमें जो पार्टिसिपेशन है बिडिंग के अंदर उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको स्टार्टअप होने की वजह से। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ ही ये फायदा शुरू हो जाता है मिलना? बिल्कुल, यानी आइडिया के रजिस्ट्रेशन के साथ ही ये फायदा मिलना शुरू हो जाता है। अपनी आइडिया को रजिस्टर करके कंपनी फॉर्म कर लिया, चाहे वो आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हो, और जैसे ही आपका बैंक अकाउंट खुल गया, बैंक अकाउंट जो होता है वो कंपनी का फोरमोस्ट डॉक्यूमेंट होता है कि आपने कंपनी को, क्योंकि देखिए कोई भी लीगल एंटिटी जब हम करते हैं तो लीगल एंटिटी इज नॉट कंसिडर्ड ओनली ऑन पेपर्स। लीगल एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लाइव इन पर्सन। ये भी एक नागरिक के रूप में माना गया है कि अगर इस कंपनी के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है तो वो माना जाएगा कि वो किसी एक आदमी ने किया है। मतलब ये मत सोचिए कि हम डॉक्यूमेंट में कुछ कर रहे हैं और हम लीगली हम इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। द डे आपने कंपनी एस्टैब्लिश करी, दैट मीन्स आपने एक इंसान या आपने एक लिविंग बीइंग को जन्म दे दिया है। तो जब लिविंग बीइंग को आप जन्म देते हैं, लिविंग बीइंग मतलब एक कंपनी, तो कंपनी इज fully responsible to adhere to all the laws, bylaws of the country. That is the startup. और जब हम स्टार्टअप को लीगली फॉर्म कर लेते हैं और लीगली फॉर्म करने के बाद हम उसको रजिस्टर करते हैं किसी भी पोर्टल पे, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया का हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंस के लिए पोर्टल्स को हो, और चाहे रिस्पेक्टिव स्टेट के अपने खुद के पोर्टल्स भी हैं स्टार्टअप को लेकर के, हम जब वहाँ भी रजिस्टर करते हैं तो वी आर लीगली बाउंड। हम लीगली एक अथराइज हो जाते हैं कि हम जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे और जो भी हमको बेनिफिट्स वहाँ से मिल रहे हैं उसके लिए हम वाइस वर्सा कंट्रीब्यूट करेंगे। वहाँ कंट्रीब्यूट की बात आ जाती है। और एक और कंट्रीब्यूशन होता है, यानी फंड कहाँ से आए। मनोज जैन साहब से जानना चाहूँगा, कितना फंड, अगर हम इस एक्शन प्लान की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, कितना फंड इसके लिए रखा गया है और वो किस तरह से हासिल कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप्स? जी, जैसे मैंने बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपका जब आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है, DPIIT आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसमें डिप सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली विद द सीड फंड। सीड फंड के लिए ज़रूरी है कि जो आपका सर्टिफिकेशन है दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 years ओल्ड, वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और आपका स्टार्टअप जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या जो आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसमें सीड फंड दे कैन गेट अप टू द 50 lakhs नाउ, जो रिसेंटली बजट में है, तो 50 लाख तक का उसको सीड फंड्स अवेलेबल हो जाता है। और उसके बियॉन्ड भी अगर हम जाना चाहें, पहले ये 20 lakhs था और अब उसको लिमिट जो है उसकी इंक्रीज कर दी गई है, और उसके बाद में MSME का भी कैटेगरी में भी उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको लोन मिल जाता है, तो वो काफ़ी हद तक उसका फ़ायदेमंद रहता है। मतलब फंड्स की उसको दिक्कत नहीं आती इस चीज़ के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में आप सीड फंड के लिए आपने जो स्टार्टअप इंडिया का जो पोर्टल है आपने उस पर अप्लाई करेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप बड़े ईजी वे में उसके सीक्वेंसेस हैं, आप उसमें अप्लाई कीजिए। और आजकल जैसे बताया अभी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी अपने स्टार्टअप स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा का अगर मैं एग्जांपल लूँ, startuphariana.gov.in, आप उस पर जाएंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है स्टार्टअप का दैट विल वर्क फॉर द कंट्री, आपका वही स्टेट में भी काम करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको एडिशनल अपने लेवल पे एडिशनल फैसिलिटी और देती है बियॉन्ड द जो स्टार्टअप इंडिया का जो हमारा प्रोग्राम है उसके अलावा भी, कि जो ब्लॉक वाइज हैं, जैसे कुछ बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उसको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स हॉलीडे हो जाती हैं उसमें, उनको इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो और इसमें जो मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उन, जैसे कि हमारा क्लीन टेक है या एग्रोटेक है, या हमारे पास इसके अंदर जो दूसरी है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो जिसमें इनोवेशन ज़्यादा चाहिए होती है। तो इनोवेटिव आइडिया अगर आपके पास है और आप उसको वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो अब इतना इजी प्रोसेस के अंदर यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट आप उसको कर सकते हैं। उसको आपने बताया कि जहां हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल की बात करते हैं, जहां रजिस्टर हो जाते हैं हमारे स्टार्टअप्स और उसके बाद वो केंद्र सरकार से
उसका फ़ायदा लेना शुरू कर देते हैं। आपने बात कही कि वो दोनों जगह से फ़ायदा ले सकते हैं, यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप्स के लिए वो भी ले सकते हैं, और जो केंद्र सरकार उनको फंड दे रही है, बेनिफिट है, वो भी ले सकते हैं। क्या दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं स्टार्टअप्स? जी जी, दोनों के लिए। वो जो स्टेट गवर्नमेंट का होते हैं वो एड ऑन्स होंगे उसके अंदर, एड ऑन्स हो जाएंगे। जी जी, एड ऑन्स हो जाएंगे, और स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटीज उसको मिल जाएंगी। जैसे कि कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो बैकवर्ड ब्लॉक होते हैं बेसिकली, और उन बैकवर्ड ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि उसको गवर्नमेंट एडिशनल फैसिलिटी देती है ताकि वो वहाँ पर डेवलप हो जाए उस ब्लॉक्स में अंदर। तो ये सबसे अच्छा क्राइटेरिया है। तो जब हम स्टार्टअप में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हम अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसको भी ज़रूर देखें कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या नई पॉलिसीज़ लाए हैं। तो इसमें अपने आप को जरूर जो है अपडेट रखें इंफॉर्मेशन से, ताकि उनको लेटेस्ट मालूम चलता रहे सभी को जो इंटरेस्टेड यूथ्स हैं हमारे। तो उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट कुछ स्टेट्स के अंदर जो स्टार्टअप के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एडिशनली कि जैसे आप 4 लोगों को एम्प्लॉय करते हो या 10 लोगों को एम्प्लॉय करते हो, तो उनकी एम्प्लॉयर्स की जो सैलरी है उसमें भी उनको स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ कंट्रीब्यूट करती है, ताकि रोजगार भी मिले और प्लस स्टार्टअप को बूस्टिंग भी मिल जाए। और यहाँ जैसे आपने एक इनोवेटिव आइडियाज़ की बात कही, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं भी हैं, या अगर उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है और उनको ऐसा करते हुए 3, 4, 5 साल गुजर गए हैं, तो क्या जिन स्टार्टअप्स को 4, 5 साल गुजर चुके हैं वो स्टार्टअप्स इंडिया मुहिम का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं? देखिए, जैसे मैं जानता हूँ मैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो इसके कुछ फंड्स के लिए बेसिकली दैट इज़ अप टू द 3 इयर्स, 3 साल से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कुछ फंडिंग के लिए हो सकता है, जो एमएसएमई के फंड्स हैं या जो दूसरे हैं जो लोन्स हैं जो लो इंटरेस्ट बेस हैं, जैसे कि काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, जैसे केवीआईसी भी है स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, वो भी फंडिंग करती हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अलग अलग भी उसके अंदर स्कीम्स हैं जिसका कि वो बेनिफिट ले सकते हैं। 3 साल का ही गैप है या कुछ, अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं, सालाना टर्नओवर की, जी, वहाँ भी कुछ कैप लगाया गया है? हाँ, वहाँ पर नॉट मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर का जी नहीं हो। एक किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर चला जाता है, तो आप उस स्टार्टअप की जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे आप बाहर चले जाते हैं जी। तब आपको मान लिया जाता है कि आप एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी हो चुके हैं, अब आपको जो हैंड होल्डिंग का सपोर्ट था वो नहीं चाहिए, अब आप एक मार्केट के प्लेयर बन चुके हैं। तो 100 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि आपने 100 करोड़ कमा लिए। हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर में आपका आइडिया इतना ही चमक जाए कि फर्स्ट ईयर में ही आपका टर्नओवर 100 करोड़ पार कर जाए, लेकिन 10 साल तक आपको सपोर्ट मिलता है। 10 साल तक आप अपने आप को एस्टैब्लिश करिए, मार्केट में टेस्ट करिए, मार्केट में जा करके अपने आप को वैलिडेट करिए। और इंडिया के अंदर जिस तरह की हमारी इकॉनमी है और जिस तरह के हमारे पास टैलेंट है, आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टार्टअप्स हमारे यहाँ जो खोले वो खोले आईटी सेक्टर के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, बिकॉज वर्ल्ड के अंदर एवरीथिंग इज नाउ कमिंग टू अ लेवल वेयर अ पर्सन जस्ट वांट टू हैव दैट सर्विस ऑन हिज फोन, ऑन हिज कंप्यूटर। तो आईटी सेक्टर को इसमें बहुत बढ़ावा मिला। असल में सेक्टर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इस वजह से सेक्टर के अंदर सेक्टर पे तो बहुत तेजी से बढ़ा और आईटी सेक्टर ने मैक्सिमम बेनिफिट भी लिया है स्टार्टअप इंडिया का। और आईटी सेक्टर के अंदर जिस तरह की कंपनीज खुली, जिस तरह से आप आज प्रोग्रेस देख रहे हैं आईटी सेक्टर की, जिस तरह से हमारा यूपीआई काम कर रहा है, जिस तरह से हमारा यूपीआई के पीछे उसकी सिक्योरिटी लेवल्स काम कर रहे हैं, दीज ऑल आर स्टार्टअप्स। आईआईटीज़ हो गए, जितने भी इंडिया के हमारे प्रमुख आईआईटीज़ हैं, उन हर आईआईटी के अंदर लोगों ने अपने खुद के इनोवेशन सेंटर्स खोल रखे हैं और वहाँ के बच्चों को प्रोत्साहन मिल करके उन बच्चों ने अपने स्टार्टअप्स खोले हुए हैं, जो कि इस देश की सिक्योरिटी, देश की इकोनॉमी और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो ये मेक इन इंडिया कंसेप्ट आया, मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ और भारत को ही खिलाओ, भारत को ही इसका मतलब आधार बनाओ और भारत से बना करके बाकी विदेश में अपनी सर्विस को बेचो, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आज के यूथ के लिए, आज के स्टार्टअप इंडिया के लिए। क्योंकि इससे जो हमको बेनिफिट मिलता है कि बाहर की मार्केट में जब हम पेनिट्रेट करते हैं, तो पहले हमको एक एक्सटर्नल कंपटीशन था कि जो बाहर की कंपनीज थी उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से इंडियन यूथ आज अपना प्रोडक्ट बना करके, अपनी टेक्नोलॉजी को बना करके बाहर प्रमोट कर रहे हैं, और बाहर की कंट्रीज़ हमारे प्रोडक्ट को नॉट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ओनली बट बिकॉज ऑफ टैलेंट एंड रिफाइंड प्रोडक्ट जिस तरह से उस पर ध्यान दे रही हैं। आपने नोट किया होगा कि हमारे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है और हमारे यूथ की इनकम और ओवरऑल कंट्री की इकॉनमी को लेकर के जो भी डेवलपमेंट हुआ है इज़ बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स।
जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अभी हमने आज के हालात पर बात की, अगर थोड़ा सा इससे पीछे जाकर के बात करने की कोशिश करें कि आप लोगों का भी एक स्ट्रगल का टाइम रहा, आप लोगों का क्या तजुर्बा रहा जिस तरीके से जब आपने स्टार्टअप्स लिया और उसके बाद आइडिया से लेकर के उसके इम्प्लीमेंटेशन तक आगे किस तरह से आप आगे बढ़े? मैं उत्पन्न जी से जानना चाहूँगा और उसके बाद इसी सवाल के साथ मनोज जैन से भी पूछूँगा। बिल्कुल, मैंने सन 2010 से बिजली के क्षेत्र में काम कर रहा था, और बिजली के क्षेत्र में जब मैंने बहुत ही लास्ट माइल पे जाकर के लोगों को देखा कि बिजली एक ऐसी महत्वपूर्ण सर्विस है जिसके बिना शायद से डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता। अगर बिजली नहीं है तो आप वहाँ पे हेल्थ नहीं पहुँचा सकते, हेल्थ नहीं पहुँचेगी तो एजुकेशन नहीं पहुँचेगी, एजुकेशन नहीं पहुँचेगी तो उससे एसोसिएटेड वेरियस डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग अकाउंट हो गया, चाहे वो आपकी पोस्टल ऑफिस हो गया, चाहे कम्युनिकेशन हो गया, कुछ नहीं पहुँच सकता। तो बिजली एक मूलभूत आधार था हमारा। तो उसके बेसिस पे मेरे को आइडिया आया सन 2014 में कि मैं इस क्षेत्र में कुछ काम करूं। उस वक्त मैं वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी रॉकफेलर फाउंडेशन, उसके साथ काम कर रहा था, और मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में ही काम कर रहा था। तब मैंने एस्टैब्लिश किया एक अपनी प्रोजेक्ट साइट को जिसका नाम था ऊर्जा ग्राम। ऊर्जा ग्राम एक बिहार के आइलैंड में, गंगा के बीचों बीच एक आइलैंड था, उस पर हमने एस्टैब्लिश किया था। और पर्पस था कि वहाँ पे सोलर प्लेट लगा करके और 15 से 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा करके उसके नीचे ही सारी सर्विसेज को लेके आ जाएं। पोस्ट ऑफिस वहाँ पे आ गया, पुलिस स्टेशन वहाँ पे आ गया, हॉस्पिटल, बेसिक नर्सिंग होम वहाँ पे आ गया, छोटी मोटी मंडी वहाँ पे आ गई, कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे आ गया। तो जो भी उस एरिया के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे उन चीज़ों को हमने वहाँ पे एस्टैब्लिश किया। उस आइडिया से मेरे को आइडिया मिला कि नहीं, मेरे को इस चीज़ को, ऊर्जा ग्राम को, कभी भी लाइफ में अगर मैं कुछ एस्टैब्लिश करूँगा, अपने लिए स्वयं के लिए काम करूँगा, तो मैं इसको कंपनी बनाऊँगा। सो सन 2020 में जब कोरोना काल आया तब मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को अपने आइडिया को एक कमर्शियल फॉर्म में लेके आना चाहिए। सो 2020 में मैंने इसको एज अ रजिस्टर किया MCA के थ्रू, ऊर्जा ग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और तब से लेकर के आज तक मैं बिजली के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को लिख करके, डिस्कॉम्स को लिख करके बताया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनर्जी सर्विसेज, और खासकर जो ऊर्जा ग्राम का उद्देश्य है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कि जो लास्ट माइल में बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका अगर हम ठीक से मैनेज कर लें तो वी आर एबल टू रिजॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर। स्टार्टअप के तौर पर सरकार से किस तरह की मदद और सहायता वक्तन फवक्तन आपको मिलती रही, समय समय पर? हमेशा मेरे को गाइडेंस मिलती रही है सरकार की तरफ से। जो भी पॉलिसी लेवल पे हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं उस पर हमने काम किया। स्टेट गवर्नमेंट को साथ मैंने अप्रोच करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स लिखे, उनको प्रेजेंट किए। उसकी बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम्स ने, खासकर यूपी के अंदर PVNL हो गया या MVNL हो गया, उसके अधिकारियों से मिल करके मैंने बहुत कुछ अपने आइडियाज़ शेयर किए, और उस आइडियाज़ की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और जिस तरह से मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ उसको मैं अभी अचीव करने की पूरी प्रयास में हूँ, प्रयासरत में हूँ, और उसको प्रयास करते करते आज मैं जहाँ भी हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। जी, बहुत खूब। और अगर इसी पर मैं मनोज जी से जानना चाहूँ कि अगर हम स्टार्टअप को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितना समय लगता है इसके अंदर, और क्या कुछ आसानियाँ हो जाती हैं अगर हम स्टार्टअप इंडिया मुहिम की बात करते हैं उसके ज़रिए? जी, मैं आप बताना चाहूँगा आपसे कि मैं एक्चुअल में जो मेरा स्टार्टिंग था डेट वाज एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर इन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, और मैं 2021 में मैं रिटायर हुआ एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरियाणा गवर्नमेंट से। लेकिन मेरी शुरू से एक इच्छा थी कि आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव टू गो फॉर एस्टेब्लिशमेंट माई स्टार्टअप। तो उसके बाद में मैंने उसको शुरू किया, और चूंकि मेरा क्षेत्र शुरू से ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का रहा है और मैं गांव के अंदर काम किया है, तो मैंने देखा है वहाँ की प्रॉब्लम्स को और समस्याओं को, और हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। बिकॉज माई स्टार्टअप इज बेसिकली ए सोशल एंटरप्रेन्योर्स, कि उसके अंदर दोनों फ़ायदा हो, एज ए कंपनी भी और लोगों को, यानी कि समाज को, और जो हमारी सोसाइटी में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बेनिफिट उसका मिले। तो उसके लिए स्टार्टअप में मैंने 2023 में मैंने अपना स्टार्ट किया साइटेक रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद में मेरा जो सेक्टर है डेट इज़ द
कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट के अंदर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर सोलर को इंटीग्रेट करके हम लोग कैसे बेनिफिट उनको दे सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ मैंने अपने एस्टेब्लिश किए। और जैसे फंडिंग की बात है, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसमें स्टार्टअप में एक चीज़ होती है सीड फंडिंग से पहले बूटस्ट्रैपिंग। अगर कई बार स्टार्टअप्स को ये लगता है नहीं यार मैं पैसे ले लूँगा तो हो सकता है कि मैं उसको पे ना कर पाऊँ या क्या दिक्कत होगी, मैं कैसे करूँगा उसके लिए, तो अपने सेल्फ रिसोर्सेज से आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव डेवलप माई ऑन। और अभी मैंने गवर्नमेंट से जो फंडिंग से अभी कोई इस तरह का इंसेंटिव या फंडिंग अभी नहीं ली, बट स्केलिंग अप करूँगा मैं, देन आई विल गो फॉर इट। अगर आप स्केलिंग अप करते हैं तो तब उसके लिए आपको ज़रूरत होगी, लेकिन जिन्होंने अभी स्केलिंग नहीं की है और जो अभी हम अगर रूरल एरियाज़ की बात करते हैं वहाँ उनका कोई स्टार्टअप है शुरू करना चाहते हैं, किससे कांटेक्ट करें, कैसे वहाँ पर उसका आगाज़ करें? मैं चाहूँगा आप इस पर भी रोशनी डालें ताकि हमारे जो व्यूवर्स जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जान सकें कि एक रूरल एरिया में रहते हुए अगर उनके दिमाग में कुछ नया आइडिया है और वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से करें? तो सबसे पहले जैसे आप इससे डिस्कस हुआ है कि जो आपका विचार है, जो परिपक्व विचार है, उस पर पूरी तरह से गहनता से उस पर विचार करके कि मैं इसको आगे कैसे ले कर जाऊंगा, मेरे को किस किस चीज़ की क्या क्या रिसोर्सेज की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने, तो वो अपने संसाधनों से भी उसको जुटा सकता है। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका है कि उसको सीड फंडिंग के लिए भी एक आगे अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वो भी उसको हेल्प करते हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट में। और सबसे अच्छा तो गवर्नमेंट का अपना पोर्टल है, उस पर जाके अप्लाई करें और जो इसके स्टेट गवर्नमेंट की स्टार्टअप साइट्स है वहाँ पर उसको जाके बिल्कुल इजी और सिंपल वे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। तो उससे अपने अपने स्टेट में, रेस्पेक्टिव स्टेट्स में, तो उसको इतना ज़्यादा होता है और इतना फास्ट रिस्पॉन्स है आजकल उसका। मैंने खुद देखा है, जैसे मैंने कई बार ट्राई किया अपने स्टेट गवर्नमेंट की साइट पर, तो बड़ी फास्ट वे में उसका रिस्पॉन्स मिलता है। कॉल्स भी आएंगी, आपको ईमेल्स भी आएगी, और आपको अगर कहीं किसी पोजीशन पे आप अटक रहे हैं तो भी आपको तुरंत उसके मतलब एलिमिनेशन उसका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये ना सोचे कि भाई ये मेरे को नहीं मिलेगा। अब पहले जैसे होता था कि ऑफिस के चक्कर लगाना, इधर से उधर जाना, ऐसे जाना, बैंकों के चक्कर लगाना, वो लगभग सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और बड़े इजी वे में जो हमारा ऑनलाइन कल्चर है उसमें वो बड़ी जल्दी से उसको पूरी हेल्प मिल जाती है। लेकिन जहाँ तालीम की बात की जाए तो क्या कुछ एजुकेशन का मसला किसी के सामने तो नहीं आता? अगर किसी की ज़्यादा एजुकेशन नहीं है नहीं, और नहीं। वो जी इस पे मैं कुछ कहना जी चाहूँगा। जी उत्पन्न जी, इस पे हमारे ऊर्जा ग्राम के माध्यम से हमने एक अपना खुद का ही सेंटर एस्टैब्लिश किया हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉल्ड भाग्योदय। भाग्य और आपके भाग्य को उदय करने के लिए हमने उसका नाम दिया है भाग्योदय, जो कि एक हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हम स्किल, अपस्किल और ओवरऑल जितना भी सपोर्ट है आपके स्टार्टअप को लेकर के, हम उसकी ट्रेनिंग, हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन, हम आपकी प्रोजेक्ट फाइलिंग सब कुछ कराते हैं। और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम उसको कनेक्ट भी कराते हैं आपको, और कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ आपके स्टॉप गैप्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करा करके आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार करें। और तैयार करने के बाद हम चाहते हैं कि आप उस फाइल को लेकर के जो भी कंसर्न अधिकारी है, डिपार्टमेंट है, उसके सामने, उसके समक्ष में अपना आइडिया प्रस्तुत करके उस चीज़ को पार करें। मेन चीज़ होती है कि छोटे छोटे स्टॉप गैप्स आते हैं और हम सोचते हैं कि अब ये नहीं हो पाएगा, बट ऐसा सोचना नहीं है। देखिए, जब आपने ये विचार बना लिया है, आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ स्वयं का करना ही करना है, तो थोड़े बहुत स्टॉप गैप्स, थोड़ी बहुत टक्कर ठोकरें लगेंगी आपको, लेकिन उससे हारना नहीं है, हताश नहीं होना है। अगर आप हार गए, हताश हो गए या आप हार मान के बैठ गए तो फिर स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, जो आपका आइडिया है उसको आपके उस आइडिया या उस सर्विस को लेकर के, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी दुकान हो, और चाहे आप किसी सर्विस को लेकर कर रहे हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में, मैं बिजली के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मैं उस क्षेत्र को लेकर के उसके बियॉन्ड भी सोचता हूँ जी कि और क्षेत्र से बियॉन्ड सोचना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मनोज जैन साहब, अगर हम अपने ग्रामीण एरियाज की बात करते हैं, यहाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पर स्टार्टअप्स? देखिए, मैं जो कहना चाहूँगा और जो मेरा अपना अनुभव भी रहा है जी, जैसे हम देखते हैं कि गाँव के अंदर फार्मर्स के लिए या जो रूरल मूवमेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं उसके अंदर। चूँकि मेरा फील्ड दोनों रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में भी और सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी में भी। अगर मैं देखता हूँ गांव के अंदर तो छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल, बिकॉज आई ऑलवेज इंसिस्ट कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एंड स्मॉल थिंग्स ब्रिंग्स द मेजर चेंजेस। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि मान लिया गाँव की महिलाएँ हैं
वो अपना कुछ ऐसे जो फसलें हैं जो कि जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती, जैसे टमाटोज़ हैं या ऑनियंस हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, अब उनको क्या करेंगे, फसल के टाइम पे उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम होती है, लेकिन अगर उसी को वो सिंपल तरीके से ड्राई करके, उनको ग्राइंड करके, प्रोसेस करके, उनको पैकेजिंग करके ले आते हैं मार्केट में और सोलर ड्रायर्स को वो यूज़ करते हैं, तो बहुत कम कीमत में वो काफ़ी हद तक उसको चला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो कि वो देख सकते हैं कि गांव के अंदर किस तरह के वहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, किस तरह के काम हमारे यहाँ चल सकता है, कैसा मार्केट हमारे सराउंडिंग में है। अब तो ये भी नहीं रहा कि भाई हमारा का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ यहीं जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मोरिंगा है। अब मोरिंगा की जो लीव्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा, जिसको हम सुपर फूड बोलते हैं, उसकी लीव्स को अगर हम ड्राई करते हैं तो ड्राई करने के बाद में उसको ग्राइंडिंग करके अगर हम उसको पैकेजिंग करके और पाउडर के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में उसको हम कैप्सूल के फॉर्म में सेल करते हैं, तो इट गिव्स ए ह्यूज वैल्यू। उसकी जिसकी गांव के अंदर कीमत कोई नहीं जानता, वो उसकी वैल्यू आप अमेजन पे देखेंगे या दूसरे जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं उन पे देखेंगे, मोर देन 2000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जाती है। तो डैट इज गिव्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू द रूरल पर्सनस, रूरल फार्मर्स। और हम कहते हैं उनकी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको नहीं रोकें, वो उसको एचडी चलने दें, लेकिन साथ में ऐड ऑन करके उसको वो ग्रो करें और ऐड ऑन इनकम उनकी मल्टीपल टाइम्स में बढ़ सकती है उसको। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज। इसी तरह से बायोगैस के अंदर वो देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के इतने फील्ड्स हैं कि जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और इंटीग्रेशन करें टेक्नोलॉजीज का, आईटी का भी इसमें, जैसे मोबाइल ऐप भी हम जानते हैं उसका भी आप इंटीग्रेशन करें। एग्रोवोल्टाइक हैं, जैसे फार्मर्स हैं अपने पास, वो क्या करते हैं अपना कि खेत में ड्यूल ग्रोवर बन सकते हैं वो लोग भी, और जैसे हमारा अपना पावर भी प्रोड्यूस करें, सोलर पावर भी, जैसे कुसुम योजना में चला रखा है गवर्नमेंट ने, वो भी अपने करें, प्लस अपनी फसल भी, जो क्रॉप्स हैं, जो शेडो लविंग प्लांट्स हैं, उनको भी वो लोग कर सकते हैं उसके अंदर, और ड्यूल बेनिफिट वो उसका ले सकते हैं। तो मल्टीपल आइडियाज़ हैं, लेकिन हमारे को ये देखना होगा कि कौन सा आइडिया किस लोकेशन पे, किस सर्कमस्टांसेस में कहाँ पर काम करता है। ये तमाम चीज़ें जाननी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, जिसके ज़रिए हमें भी ये जानने को मिला कि किस तरह से गाँव की जो ख्वातीन हैं वो भी अपने स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। और जब शुरू करने की बात आती है तो जिस तरीके से उत्पन्न जी बता रहे थे कि भाग्य उदय के तहत आपने बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप्स के लिए उनको बताया कि उनको रास्ता दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगर कुछ हम सक्सेस स्टोरीज़ जानना चाहें, कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो उन लोगों के लिए भी, उनको भी प्रेरित कर सकें जो लोग इस वक्त कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन पर भी रोशनी डालें कि कुछ ऐसे लोग, बहुत कम समय हमारे पास, लेकिन ये जान सकें हम। जैसे हमने भाग्योदय के माध्यम से बुंदेलखंड रीजन में एक गाँव पड़ता है आटा, उसमें हमने लोगों को मदद करके, वहाँ की महिलाओं को प्रोत्साहित करके अचार बनाने के लेकर के टेक्नोलॉजी और उसकी मार्केटिंग, क्योंकि एक ये ऐसा रीजन है बुंदेलखंड की, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के लोग मैक्सिमम हार्ड वर्किंग हैं और देश की लेबर फोर्स में मेजर कंट्रीब्यूटर भी हैं जी। तो जब हमने इस क्षेत्र में कुछ काम किया, वहाँ की महिलाओं को साक्षर बनाया, पहले तो साक्षर नहीं की, जैसे वो बिल्कुल अंगूठा छाप तो नहीं थे, लेकिन उनकी एजुकेशन को मेन स्ट्रीम से जोड़ा। जब उनको बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी कह सकते हैं, किस तरीके से उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दी, उनको बिजनेस लिटरेसी दी हमने, और बिजनेस लिटरेसी में उनके जो आइडियाज़ थे मन में, उस आइडियाज़ को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में ला करके, आकार दे करके उसको साकार कराया, बाजार से कनेक्ट कराया और उनको व्यापार करवाया। तो आज वो उनका जो व्यापार है वो बहुत सक्सेसफुल है, और वो कम से कम साल का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टर्नओवर चेंज आया उनके अंदर, चाहे वो अचार हो, चाहे वो पापड़ हो, चाहे वो दालें हो, और वो दाल के रेडी प्री मिक्स बेच रहे हैं आजकल। ये रीजन बहुत डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर। लेकिन क्या आने वाले वक्त के अंदर देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के इस दौर के अंदर बहुत तेज़ी से स्टार्टअप्स जो हैं हमारे, वो कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा होगा कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और आईटी मिल करके एक नॉर्मल बिजनेस के साथ टाई अप करेंगे। क्योंकि सर आज हमारे पास मार्केट जो था वो लोकल एरिया तक था, लेकिन आईटी, ब्लॉकचेन और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाता है किसी चीज़ के अंदर, तो वही बिजनेस ग्लोबल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोकल। कि आज आप लोकल से ग्लोबल चले जाइए तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ से कहाँ पे क्या आ जाए आपको पता नहीं है। तो मतलब सर ये आईटी का और दोनों का जब समन्वय होता है ना, ये एक बहुत अच्छा होता है, और इससे लोगों के अंदर एक भावना आती है कि हम और कुछ करें और कुछ नया करें। और हो सकता है कि जब बाहर के लोग डिमांड करते हैं किसी प्रोडक्ट की,
तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपनी आइडियाज़ भी शेयर करते हैं आपसे कि हमको ये प्रोडक्ट इस रूप में चाहिए। तो सर वो जो आइडियाज़ क्रॉस एक्सचेंज होता है, उस क्रॉस एक्सचेंज से जो लोगों का बेनिफिट होता है, यही एक सक्सेस स्टोरी है उसके अंदर। जी, यानी अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी हैं आपके लिए। बस ज़रूरत है तो आपके अलर्ट रहने की, और जिन लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, अपने दिल में अरमान रखते हैं, कुछ आइडियाज़ उनके पास हैं, तो उनके लिए मनोज जैन साहब क्या आपका मशवरा होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में? जी, मैं एक काम जरूर करना चाहूँगा। स्टार्टअप इंडिया का एक बड़ा अच्छा उसका प्रोमो चलता है वेबसाइट पर, और मैं देखा था तो उसमें एक बड़ी अच्छी टैगलाइन थी कि सपने मैं सपने मेरे अकेले हैं ज़रूर जी, लेकिन बेसहारा नहीं। बहुत खूब जी, बहुत क्योंकि खूब। क्या होता है कि आदमी कई बार विचार करता है कि भाई मेरे को ये काम करना है, ऐसे काम करना है, लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन अगर आपके अंदर सपना आपने देखा है कि मेरे को ये काम करना है, तो अब फंड्स की या किसी और चीज़ की बंदिश नहीं है। आप अपने पूरे तन मन से जुड़ जाइए और शुरू कर दीजिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। श्योर एंड शॉर्ट आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बस पूरी तरीके से डेडिकेटेड वे में हार्ड वर्क आपको अपना उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, तो नो वन कैन स्टॉप टू यू। जी, उत्पन्न जी, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किस तरह से नई शुरुआत कर सकते हैं? सर रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आज की डेट में आपको बिजली प्रोड्यूस करने के लिए आपको लोकली आपके ही घर के ऊपर हेल्प कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सर एक ऐसी है कि अगर आपने 10 सोलर की प्लेट लगा ली तो आप बिजली उपभोक्ता नहीं, आज से आप बिजली प्रोड्यूसर बन गए। दूसरी चीज़, द डे अ कस्टमर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट डिस्कॉम, that day he is not a energy consumer but he has become energy producer। सर इस तरह की जब कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, तो इस तरह के कंट्रीब्यूशन जब करने के लोग आगे बढ़ के जाते हैं, तो इनको जो सप्लाई चेन पीछे से बनी हुई है, इनके लिए पीछे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं या इनके पीछे इन्वर्टर कंपनीज़ हैं, बैटरी कंपनीज़ हैं, उनके लिए सर ये बहुत बड़ा वास्ट बिजनेस एरिया है। और इस तरह से जब ये अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाती हैं, तो उस एरिया में उनको अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल आपकी जो रिपेयर करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लोग करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आने वाले समय पे सर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड है, दिस विल बी गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा और उसका बहुत ही मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि जो स्टार्टअप्स के तहत कुछ लोगों को अपनियाँ लगाते हैं, कहीं उनको किसी लेबर लॉस के अंदर भी उनको कुछ आसानियाँ दी गई हैं, और जहाँ फंडिंग की बात आती है तो क्या वो अपने शेयर होल्डर से या अपने मिलने जुलने वालों से या कहीं फॉरेन से भी कुछ फंडिंग के लिए आसानियाँ उनको दी गई हैं स्टार्टअप्स के लिए? बिल्कुल दी गई सर, क्योंकि जब आप अपनी स्टार्टअप एस्टैब्लिश करते हैं तो आपका एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि हमें अपने आप को लेबर कोर्ट में या लेबर लॉस के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना होता है। लेकिन अगर आपने कोई एम्प्लॉय अपने अंडर में नहीं रखा है, इनिशियली आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं या सिंगल पर्सन आपकी कंपनी है, तब आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप अपनी ज़बरदस्ती अपने आप को उस चीज़ में ना डालें कि नहीं मैंने 10 एम्प्लॉय नहीं रखे तो मेरी कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। आप एज अ सिंगल पर्सन भी काम कर सकते हैं, और अगर आपने किसी एम्प्लॉय को उसके पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम में रखा हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत वैलिड है कि आप उससे रेगुलर काम नहीं ले रहे हैं और आपको उसका पीएफ ये हो गया या फिर उसका आप ईपीएफ जमा करते हैं, उसमें भी आपको छूट मिलती है। जी, यानी देखा जाए तो लेबर इंस्पेक्टर जो हैं वो टांग नहीं अड़ा सकते हैं, और आपके लिए बहुत सारे मौके हैं, कुछ कर गुजरने का अगर जज्बा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आज की इस पेशकश के ज़रिए जो हमने गुफ्तगू की, उसके ज़रिए आपने ज़रूर ये जान लिया होगा कि अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है जहां पर आप जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन के साथ अपनी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। और मनोज जी से भी मैं एक बहुत ही मुख्तसर मैं रिएक्शन उनसे लेना चाहूँगा कि जब इन तमाम प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं स्टार्टअप के साथ, तो हमारे नौजवान अब किस तरह से आगे आएँ। और अगर फ़ंड्स की बात की जाती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि फ़ंड्स मिल नहीं पाता है, तो क्या हमारे देश में इस मुहिम के लिए, इस योजना के लिए फ़ंड्स की कमी है या फ़ंड्स अवेलेबल हैं? मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी फंड्स की कमी नहीं है। अभी भी अगर हम देखें जो फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, उसके अंदर लगभग मोर देन 20,000 करोड़ इसके अंदर प्रोविज़न किया गया है, ताकि स्टार्ट और सीड फंड्स का सेपरेटली किया गया है, ताकि
जो हमारे नवयुवक हैं, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप, उनको किसी भी तरह की फंड्स की किसी भी स्टेज पे कैसी भी कमी नहीं आए। जी, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे तो की- आपने ये भी जान लिया होगा कि इस कि जब हम बात कर रहे थे तो फंड्स की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत सिर्फ आपको अलर्ट रहने की है और अपने लिए जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनको समझने और जानने की है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पन्न जी और मनोज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज की पेशकश में हिस्सा लेने के लिए, और तमाम नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया कि आपने तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को सुना। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।